भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, और जो हमारे आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। सबसे पहले इसके अंदर आता है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बम्बई में ए.ओ. ह्यूम द्वारा करी गई थी। ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह एक रिटायर्ड आईसीएस था, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, ये रिटायर आईसीएस था ए.ओ. ह्यूम। इसके द्वारा बम्बई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन प्लेग महामारी के कारण 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में प्लेग महामारी के कारण वहां आयोजित ना हो सका और बम्बई में इसका पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। बम्बई में कहाँ? ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को। और इसके पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? तो 72 लोगों द्वारा या 72 सदस्यों द्वारा इसके पहले अधिवेशन में भाग लिया गया था। और कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों द्वारा भाग लिया गया, जिनमें से अधिकतर नेता, वकील और पत्रकार थे। ठीक है, अधिकतर पढ़े लिखे व्यक्तियों द्वारा कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लिया गया था। प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से थे। बम्बई प्रांत से 38 सदस्य द्वारा भाग लिया गया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इसके सचिव A.O. ह्यूम थे। अगला, पहले अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, आनंद मोहन बोस आदि नेताओं द्वारा भाग लिया गया था, लेकिन प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपनी इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। इस कारण वह कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए और इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में 1886 में कर दिया गया। सर सैयद अहमद खां कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बन सके। कांग्रेस के बारे में कुछ कथन जो लोगों द्वारा कहे गए। पहला है हमारा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। किसके द्वारा कहा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। किसके द्वारा कहा गया? सर सैयद अहमद खां द्वारा कहा गया। अगला, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, अश्विनी कुमार दत्त द्वारा कहा गया। अगला, वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो कांग्रेस के बारे में लॉर्ड डफरिन द्वारा क्या कहा गया कि जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। अगला, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, लॉर्ड कर्जन द्वारा यह कहा गया। अगला, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया कांग्रेस के अधिवेशनों पर, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार आयोजित होता था। अगला, कांग्रेस स्थापना को सेफ्टी वॉल इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा अपने यंग इंडिया समाचार में कहा गया था और कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी लाला लाजपत राय द्वारा बताया गया था। अगला, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था लॉर्ड डफरिन द्वारा कहा गया। ये सब कथन कांग्रेस के बारे में सभी लोगों द्वारा कहे गए थे। अगला है हमारा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस स्थापना के समय स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी थी, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई वो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य कर रही थी। ठीक है, प्रथम अधिवेशन में महादेव गोविंद नाडे और रघुनाथ राव द्वारा सामाजिक सुधारों पर कांग्रेस को संबोधित करा गया, लेकिन कांग्रेस इन सामाजिक सुधारों को अपने मंच
पर प्रयोग नहीं करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने अपने दूसरे अधिवेशन में इस मंच का प्रयोग केवल राजनीति तक रखने का फैसला करा और सामाजिक मुद्दे हेतु महादेव गोविंद रानडे, रघुनाथ राव ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, जिसका कार्य केवल केवल सामाजिक मुद्दे हेतु था। और इसका पहला सत्र 1887 में मद्रास में आयोजित करा गया। और सामाजिक मुद्दे उस टाइम क्या क्या चल रहे थे हमारे यहाँ? बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह आदि प्रथाओं पर इनके द्वारा कार्य करा गया था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई वह सामाजिक मुद्दे और राजनीतिक मुद्दों को एक साथ लेकर चल रही थी, लेकिन सामाजिक मुद्दों को अलग करते हुए कांग्रेस ने क्या करा? सामाजिक सम्मेलन या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन कर दिया गया महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव की अध्यक्षता में। और कांग्रेस का मात्र एक काम रह गया, राजनीतिक सम्मेलन। अगला एक चीज रह गई इसमें कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट भी चलाया गया था। प्लेज मूवमेंट जो बाल विवाह के विरोध में था। अगला है हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सर विलियम वेडरबर्न ने 1893 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिबरल यानी उदार सदस्य के रूप में प्रवेश लिया, जिससे वे ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों की आवाज उठा सके। वेडरबर्न को इसी कारण से उदार नेता कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा भारतीयों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में किया जा रहा था। और इसी उद्देश्य से वेडरबर्न द्वारा 1893 में ही WS कैन के सहयोग से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करा गया था। तो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893 में वेडरबर्न और WS कैन द्वारा गठित करी गई थी। और विलियम वेडरबर्न हमारे कांग्रेस के साथ भी जुड़े हुए थे। ये 1889 के बंबई और 1910 के इलाहाबाद 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय धन बहिर्गमन और ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु 1895 में लॉर्ड वेल्बी की अध्यक्षता में वेल्बी कमीशन का गठन करा गया और इस आयोग में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व दादा भाई नौरोजी, वेडरबर्न और WS कैन द्वारा करा गया। सभी को पता होगा कि भारतीय धन बहिर्गमन पर सबसे पहले विचार दादा भाई नौरोजी द्वारा दिए गए थे। धन बहिर्गमन यानी भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा था, जिस पर सबसे पहले विचार या सबसे पहले ध्यान दादा भाई नौरोजी द्वारा खींचा गया था। और इसी की जांच हेतु 1895 में वेल्बी कमीशन का गठन किया गया था और इस कमीशन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व दादा भाई नौरोजी, वेडरबर्न और WS कैन द्वारा करा गया था। और इस आयोग के समक्ष 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले और दिनेश वाचा द्वारा अपने अपने पक्ष रखे गए थे। अगला है हमारा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ कि नेशनल एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया और लॉर्ड डफरिन द्वारा सभी सदस्यों को इस अधिवेशन के बाद अपनी गार्डन पार्टी पर बुलाया गया था। और हमारे दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे थे। तो कुल मिलाकर ये दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना के समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा गया था। अगला है हमारा कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में गठित करा गया। तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हमारे रहे थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। इस अधिवेशन में 607 सदस्यों द्वारा भाग लिया गया और पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार भारत प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया था और यह समिति या कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारण समिति कहलाई थी। पहली बार
कांग्रेस में कार्यों का संचालन करने के लिए कमेटी गठित की गई थी, जो भारतीयों की एक कमेटी थी और आगे चलकर वह विषय निर्धारण कमेटी कहलाई। अगला है हमारा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। यह 1888 में यानी 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में गठित हुआ। जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले यूरोपियन निर्वाचित सदस्य थे। हम ये भी कह सकते हैं कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल था, जो 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन का अध्यक्ष रहा था। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय द्वारा हिंदी में भाषण दिया गया था और यह अधिवेशन इलाहाबाद गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन के विरोध के बावजूद संपन्न हुआ था। यानी कि इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड द्वारा इस अधिवेशन का विरोध करा गया था या इस अधिवेशन को परमिशन नहीं दी थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस का यह अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में हुआ था। एक नोट डाल के लिखिएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यानी कांग्रेस के लिए समर्थन के लिए लंदन में डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह कांग्रेस की एक समिति थी। इसके द्वारा अंग्रेजों को भारतीय मामलों से अवगत कराने हेतु इंडिया साप्ताहिक पत्र निकाला गया था। यानी कि पहले के समय लंदन में भारतीयों के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण उन्हें जागरूक करने के लिए कि भारत में क्या क्या हो रहा है और कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के लिए जुलाई 1889 में विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और यह कमेटी इंडिया पत्र द्वारा लंदन में भारतीयों के बारे में या भारत के बारे में अवगत करा रही थी। अगला है हमारा कांग्रेस का 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जो फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में गठित हुआ। इस अधिवेशन में भारत की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बनी गांगुली द्वारा भी भाग लिया गया था। अगला है हमारा 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन जो दिनेश वाचा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी द्वारा भाग लिया गया था। तो गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस में किस वर्ष भाग लिया, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन जो दिनेश वाचा की अध्यक्षता में गठित हुआ था, सर्वप्रथम भाग लिया गया था। एक अधिवेशन हमारा है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जो रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, सभी को पता होगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार यह गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी द्वारा करी गई थी। अगला है हमारा 1905 का बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा करी गई थी। 1905 के बनारस अधिवेशन में क्या क्या हुआ, स्वदेशी का प्रस्ताव पारित करा गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा गया और बंग भंग की आलोचना इसमें करी गई थी। बंग भंग यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था उसे ही बंग भंग कहा गया और 1905 के बनारस अधिवेशन में ही बंग भंग की आलोचना करी गई। तो 1905 का बनारस अधिवेशन किसके लिए जाना गया, कि स्वदेशी के प्रस्ताव के लिए जाना गया, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा करी गई थी। अगला है हमारा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। यह अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में गठित हुआ। इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था, स्वराज का प्रस्ताव पारित करा गया, यानी स्वराज या स्वशासन जिसे हम कह सकते हैं। स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से पहली बार प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में करा गया, जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो 1905 का बनारस अधिवेशन स्वदेशी के लिए जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, और 1906 कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जाना हुआ, जो स्वराज के लिए जाना जाता है। एक नोट डाल के लिखेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में गांधी के पूर्व इटली अबिसीनिया युद्ध
1899 से 1901 तक ये चला था इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली औपनिवेशिक हारा था। इटली औपनिवेश हारा था और चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए बक्सर आंदोलन और रूस पर जापान विजय से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काफी प्रभावित पड़ा। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव जापान की रूस पर विजय से पड़ा था। इस भ्रम का अंत करा गया कि गोरे अजय हैं। इस चीज को दोबारा समझिएगा, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब तक महात्मा गांधी का प्रवेश नहीं हुआ था, इन 3 घटनाओं द्वारा भारतीयों को या राष्ट्रीय आंदोलन को काफी प्रभावित करा, जिसमें पहला था इटली अबिसिनिया युद्ध। जैसे भारत में इंग्लैंड औपनिवेशिक था, तो यहाँ इटली औपनिवेशिक था, जो इस युद्ध में पराजित हुआ, यानी कि एक औपनिवेश हारा था। दूसरा, चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध एक बक्सर आंदोलन चलाया गया था। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, रूस पर जापान की विजय ने भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करा था, क्योंकि इस विजय से भारतीयों का यह भ्रम टूटा था, या भारतीय लोगों में यह एक आशा की किरण जागी थी कि गोरे लोग यानी कि अंग्रेजों को हरा नहीं सकते हैं। तो रूस पर जापान की विजय ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे ज्यादा प्रभावित करा था। अगला, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी? तो राज वामबंधीय आंदोलन, यानी प्रशासन में भारतीयों की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता। जो हमारे नरम दल थे वो क्या चाहते थे? प्रशासन में भारतीयों की मांग हो, यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हो, और जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो, जिसे क्या कहा गया? राज वामबंधीय आंदोलन कहा गया। और गर्म नेताओं की मांग क्या थी? अनुकूल प्रविघटन, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध। यह क्या था? कि जानबूझकर हिंसा या आक्रामकता करे बिना अन्यायपूर्ण कानूनों या प्रणालियों का सहयोग करने से इनकार, यानी कि अंग्रेजों के जो भी कानून थे उनको ना मानना, बिना हिंसा या आक्रामकता करे। ये हमारे गर्म दल के नेताओं की मांग थी। वहीं दूसरी ओर नरम दल क्या कह रहे थे? कि जो भी कानून है, जो भी सब चीज है, केवल प्रशासन में भारतीयों की एंट्री हो या भारतीयों की भागीदारी हो और जनता में राजनीतिक जागरूकता हो। दूसरे गर्म दल, दोबारा सुनो, गर्म दल के नेताओं की मांग कि जानबूझकर अंग्रेजों के कानूनों का विरोध करना, जिसे क्या कहा गया? अनुकूल प्रविघटन या निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया था। अगला है हमारा 1907 का सूरत अधिवेशन, जो रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में करा गया था। यह अधिवेशन किसके लिए जाना गया? कि कांग्रेस का विभाजन नरम और गर्म दलों में हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के गर्म और नरम नेताओं की मांगे अलग अलग थी। नरम दल क्या कह रहे थे? कि प्रशासन में भारतीयों की मांग, और गर्म दल क्या कह रहे थे? कि अंग्रेजी कानूनों को सहयोग ना करा जाए। ठीक है, इसमें लिखिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी राजनीति में नरमपंथी नेताओं में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा, व्योमचंद्र बनर्जी आदि लोग शामिल थे। ये कौन कौन थे? ये बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार थे, जिनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। इन्हें बड़े बड़े पद और उपाधियां प्राप्त थी। तो नरमपंथी नेताएं काफी पढ़े लिखे लोग और बहुत ही एजुकेटेड पर्सन ये थे, जिनका जनसाधारण से कोई लिंक नहीं था, यानी कि कोई संपर्क जनसाधारण के साथ नहीं था। अगला है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। इनके द्वारा 1889 में राजनीति में भाग लिया गया था और जो 1897 वेल्बी आयोग के समक्ष इनके द्वारा व्यय से संबंधित साक्ष्य रखे थे। वेल्बी आयोग हमने ऊपर ही पढ़ा है, जिसका गठन किसके लिए करा गया था? धन बहिर्गमन सिद्धांत के लिए जिसका गठन किया गया था। और 1897 में गोपाल कृष्ण गोखले ने व्यय से संबंधित इसमें साक्ष्य रखे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले 1902 के
बम्बई संविधान परिसंघ में और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हेतु चुने गए थे। अगला है हमारा, उग्रवादी या गरम दल के विचारधारा के चार प्रमुख नेता कौन थे हमारे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन्हें किस जोड़ी के लिए जाना जाता है? लाल बाल पाल भी इन्हें कहा जाता है, जो गरम या उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। इनके लिए स्वराज का अर्थ क्या था? कि विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि अंग्रेज पूरी तरह से यहां से चले जाएं। जबकि उदारवादी यानी कि नरम दल के नेता क्या चाहते थे? कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही हमारा स्वशासन हो, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही भारतीयों का प्रतिनिधित्व उसमें हो। जबकि गरम दल क्या चाह रहा था? कि अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्रता मिले। इसी कारण से नरम और गरम दलों के बीच मतभेद हुआ था और 1907 के सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ या कांग्रेस का विभाजन हुआ था। लाला लाजपत राय के बारे में बात करते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब भी कहा जाता। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हुए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सैंडर्स की लाठी से यह घायल हुए थे और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय द्वारा इटली के मैजनी को अपना गुरु माना। इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मैजनी को, और मैजनी को ही लाला लाजपत राय द्वारा अपना गुरु कहा गया था। ठीक है, और लाला लाजपत राय द्वारा मैजनी की रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद करा गया था। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। बंगाल विभाजन में चलाए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे अरविंद घोष। अगला है हमारा, बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण थे और बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया? तो वैलेंटाइन शिरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा गया था और इसी कारण बाल गंगाधर तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने ये लंदन गए थे। अगला है, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह मुकदमा कब चलाया गया? तो 1908 में केसरी समाचार हेतु इनके द्वारा राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे, जो 1908 में केसरी समाचार हेतु जेल गए थे। लिखो, इन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेजा गया था और बर्मा के मांडले जेल में ही इनके द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। काफी इंपोर्टेंट बुक है गीता रहस्य पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी बर्मा की मांडले जेल में। और जेल किस कारण गए थे? ये 1908 में केसरी समाचार हेतु ये जेल गए थे। ठीक है, इनके जेल से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि तिलक की सजा के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तो देश की जो पहली राजनीतिक हड़ताल थी वो बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा की गई थी। इसी में एक चीज और आती है कि तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत कर कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यानी कि तिलक का समर्थन मैक्स मूलर द्वारा भी करा गया था। अगला है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में शिवाजी महोत्सव 1895 ईस्वी और गणपति महोत्सव 1893 में प्रारंभ करे गए थे। शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही करी गई थी। इसमें गणपति महोत्सव 1893 और शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू करे गए थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। बाल गंगाधर तिलक की अर्थी गांधी जी, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू द्वारा उठाई गई थी और इनकी मृत्यु पर मौलाना हसरत मोहानी द्वारा शोक गीत पढ़ा गया था। कांग्रेस के अगले अधिवेशन की बात करते हैं। 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन।
इसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। सभी को पता होगा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अगला है हमारा 1915 का बंबई अधिवेशन एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में बंबई गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन द्वारा भी भाग लिया गया था। अगला है हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में गरम और नरम दल का एकीकरण हुआ। गरम और नरम दल का एकीकरण एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ था और यह अधिवेशन और किसके लिए जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार करा गया था और इसी अधिवेशन में तिलक द्वारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं हम डिटेल में अगली क्लास में करेंगे। इसमें से 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट छूटेंगे वो हम आगे इन्हें कवर करेंगे। यहाँ केवल दो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारी कि लखनऊ अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था 1916 का, तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। क्या हुआ इसमें, गरम और नरम दल एक हुए और कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के निर्वाचन प्रणाली को या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला अधिवेशन है हमारा 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। अगला 1919 का कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। यह बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था जिसमें उनके द्वारा भाग लिया गया था और इस अधिवेशन में जलियांवाला कांड की निंदा की गई थी। अगला है 1920 का नागपुर अधिवेशन वी.सी. विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करा और कांग्रेस द्वारा पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित करी थी। एक नोट डाल के लिखेगा। 1920 का कलकत्ता का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में गठित हुआ था। कांग्रेस के अधिवेशन हमेशा वर्ष के अंतिम माह यानी दिसंबर में आयोजित हुआ करते थे। यदि कोई अधिवेशन दिसंबर से पहले आयोजित होता था तो उसे विशेष अधिवेशन कहा जाता था, यानी कि वर्ष में 2 बार अधिवेशन हुए हैं। तो पहला अधिवेशन क्या कहलाता था, विशेष अधिवेशन कहलाता था, जो 1920 में कलकत्ता में हुआ और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। नहीं तो कांग्रेस के एक वर्ष में केवल 1 बार अधिवेशन होता था, वो दिसंबर माह में होता था। इसी कारण बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कि वर्ष में 1 बार मेंढक की तरह टर्टर करने से कुछ नहीं हासिल होगा। अगला हमारा काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। यह एकमात्र अधिवेशन था या कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला है 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जिसके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, प्रथम यूरोपियन महिला या अंग्रेज महिला एनी बेसेंट या प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। अगला अधिवेशन है हमारा 1927 का मद्रास अधिवेशन M.K. अंसारी की अध्यक्षता में गठित हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन बहिष्कार का प्रस्ताव दिया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में वह भारत में पहुंचा था। अगला है हमारा 1929 का लाहौर अधिवेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित करा गया था और सभी को पता होगा 1 जनवरी
1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंट डे मनाया गया था लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर। तो 1930 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है हमारा 1931 का कराची अधिवेशन। यह अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इस अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित करा गया और गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था उसका अनुमोदन करा गया था। अगला है हमारा 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी बताया गया था। समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया गया था। अगला है हमारा 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित हुआ। यह पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में आयोजित हुआ था। अगला है हमारा 1938 का हरिपुर अधिवेशन। यह सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। काफी इंपॉर्टेंट है यह अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। अगला है हमारा 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करा गया था जिस कारण गांधी से विवाद होने पर या गांधी और बोस के बीच विवाद होने पर सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला है हमारा 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। यह अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद सर्वाधिक समय तक 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष ये 1923 के दिल्ली के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में बने थे और सर्वाधिक समय तक रहे क्योंकि 1940 से 46 तक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का एक भी अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। तो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1923 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में हुए थे और सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। अगला है हमारा 1946 का मेरठ अधिवेशन जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। यह अधिवेशन स्वतंत्रता से पूर्व आयोजित होने वाला कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था और भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला है हमारा 1948 का जयपुर अधिवेशन। 1948 का जयपुर अधिवेशन पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में गठित हुआ था। अगला है हमारा 1848 का जयपुर अधिवेशन जो पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यह अधिवेशन स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था और स्वतंत्रता के बाद आयोजित होने वाला दूसरा अधिवेशन 1950 में नासिक में हुआ था जो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गठित हुआ था। कुछ वन लाइनर पॉइंट नोट करेंगे कांग्रेस के संबंध में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिमों की संख्या 2 थी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में मुस्लिमों की संख्या 33 हुई और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में मुस्लिमों की संख्या 81 हुई। चौथे अधिवेशन में 221 हुई। अगला है हमारा इंडियन मुसलमान पुस्तक W. हंटर द्वारा लिखी गई। दूसरी राजभक्त मुसलमान पुस्तक सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी गई। अगली है हमारी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। अगला है हमारा कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बालीपुर यानी बिहार में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष R.N. मुधोलकर थे। R.N. मुधोलकर। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित करा गया था। तो कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को ही कहा जाता है।
अगला, स्वतंत्रता उपरांत किसके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस को समाप्त करना चाहिए? तो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अगला, अमृतसर अधिवेशन 1919 के अनुसार गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु अपने सहयोग हेतु किसे चुना गया? बाल गंगाधर तिलक और सीआर दास द्वारा सीआर दास को चुना गया था, लेकिन इन दोनों के व्यस्त होने के कारण इनके सहयोगी या हम कह सकते हैं इनके असिस्टेंट एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु चुना गया था। अगला है हमारा 1922 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सीआर दास यानी चित्तरंजन दास थे। यह अधिवेशन बिहार के गया में आयोजित हुआ था। अगला, भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला, उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी कराने उद्देश्य हेतु किस समिति का गठन करा? तो ब्रिटेन में 1887 में भारत सुधार समिति का गठन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में गठित करा गया था और इस समिति का उद्देश्य क्या था? उदारवादी नेताओं द्वारा अपनी मांगे पूरी कराएं। 1892 के अधिवेशन उदारवादी नेताओं की मांगों का ही परिणाम था। ठीक है, 1892 का अधिनियम कहेंगे हम इसे, अधिनियम, और 1892 का अधिनियम उदारवादी नेताओं की मांग का ही परिणाम था और उदारवादी नेताओं की मांग पर ही वेल्बी आयोग का गठन किया गया था और वेल्बी आयोग द्वारा ही भारतीय धन बहिर्गमन सिद्धांत के ऊपर कमीशन का गठन किया गया था या उसकी जांच करी गई थी। अगला, कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था लॉर्ड डफरिन द्वारा कहा गया था। तो ये कांग्रेस हमारे यहाँ समाप्त होती है और या हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण करेंगे।